हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन देख रहे थे, और रिलेशन एंड फंक्शन को देखते हुए हम इसके लास्ट टॉपिक पे या लास्ट एंड पे पहुंच चुके हैं, और हम पहुंच चुके हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर। यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स रह गया। हालांकि मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हमने कल की क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिए थे। जितने भी मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आपके एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए थे हमने सब कंप्लीट किए थे। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर पहुंच चुके हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हम इन 7 क्वेश्चंस को करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ये हमारा 21 नंबर लेक्चर है। इसके बाद एक और लास्ट क्लास बनेगी, यानी कि 22 क्लास। 22 क्लास के अंदर 22 लेक्चर्स के अंदर हमने क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट क्या किया है, कंप्लीट किया है। अगर हम ज्यादा जल्दी भी करने की कोशिश करते तो कितने दिन कम कर सकते थे। अगर मैं आपको और थोड़ा स्पीड में करवाता, एक दो क्वेश्चंस, एक दो एग्जांपल्स आपको घर के लिए भी दे देता, तो कितनी क्लासों में कवर कर सकते थे? 15। या फिर मेरी जगह और भी कोई टीचर होता तो क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट को कितने दिन में कवर कर सकता था? 15 लेक्चर्स के अंदर। अगर हमने 7 दिन एक्स्ट्रा लिए हैं तो मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं, आपको इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। आप बिल्कुल ये ना माने कि हमारे 5-6 दिन एक्स्ट्रा लगे। मैं मानता हूं आपने, हम लोग थोड़ा धीरे चल रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है। अगर आपको सेट, रिलेशन और फंक्शन चैप्टर नहीं आता है तो भले ही अब मैं रिवीजन करवाना चाहूं तो ये चैप्टर 1 घंटे का है, पूरा पूरा चैप्टर 1 घंटे का है। अब आप इसका सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे आपको 10 दिन लगेंगे, थर्ड टाइम करेंगे आपको 5 दिन लगेंगे, और उसके बाद आप 1 दिन में भी इसको कर सकते हैं। और अगर आप इसको फर्स्ट टाइम में 15 दिन में करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको सेकंड टाइम रिवीजन के टाइम पे भी 15 दिन लगते हैं। तो आप किसी भी टॉपिक को करें, एक बार प्रॉपर टाइम लेके करें। और हमें जल्दी करना क्यों है? आज ही हमारा एग्जाम नहीं है, हम जल्दी आखिर करें तो क्यों करें? हमारा कल ही एग्जाम हो तो हम जल्दी करें। हमें बिल्कुल भी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे साल के अंदर हमें सिलेबस कवर करना है, और पूरे साल के अंदर हम करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ फर्स्ट वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको पता भी है। तो भाई जो इससे पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं वो इससे पहले की क्लासेस देखें, और फिर हमारी क्लास के अंदर आए। आपको आज की क्लास बड़ी आसानी के साथ समझ में आएगी। इसके साथ यदि अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को क्या करें भाई, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करें आज की हमारी क्लास, करते हैं भाई। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है ना, रिलेशन एंड फंक्शन। और अब देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर फर्स्ट और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हम कल की क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। सबके पास वॉइस प्रॉपर है ना? सबके पास वॉइस प्रॉपर है। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हम कल की क्लास के अंदर कर चुके हैं। अब आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर, और वो भी कौन सी के अंदर? चैप्टर फर्स्ट के अंदर। स्कूल में आपको मिसलेनियस करवाई जाती है नहीं करवाई जाती मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसकी 100% गारंटी है। एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड की गई हर एक लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर नहीं बनता तो फिर बुक वाले इसको देता ही क्यों? और मेरे अकॉर्डिंग तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है ना भाई, आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहना चाहता है कि आपके पास एक फंक्शन है। मैंने कहा बिल्कुल एक फंक्शन है। बोलते इसका डोमेन क्या है? बोलते इसका डोमेन तो रियल नंबर है। इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर। मैंने कहा इसका कोडोमेन क्या है? तो बुक वाला बोलता है इसका जो कोडोमेन है ना, उसके अंदर एक्स टाइप की वैल्यूज आएंगी। कौन सी टाइप की वैल्यूज आएंगी? एक्स टाइप की। मैंने कहा एक्स क्या है? तो बोलते हैं एक्स रियल नंबर है। मैंने कहा क्या सारे रियल नंबर आएंगे क्या? बोलते हैं नहीं नहीं, सारे रियल नंबर नहीं लेने आपको, सिर्फ आपको -1 से -1 तक के रियल नंबर लेने हैं। इसका डोमेन पूरा रियल नंबर का सेट। इसके कोडोमेन में क्या पूरा रियल नंबर लेना है? मैंने कहा बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी। वो बोलता है कि रियल नंबर ही लेने हैं, लेकिन कौन से रियल नंबर लेने हैं? जो 1 और -1 के बीच में आते हो। मैंने कहा मुझे डोमेन पता चल गया, कोडोमेन पता चल गया फंक्शन का। बोलता फंक्शन डिफाइंड कैसे है ये और बता दो।
मैंने कहा फंक्शन डिफाइंड कैसे, ये मुझे क्या पता होगा, ये तो बुक वाला बताएगा। मैंने कहा बुक वाले ने बता दिया, बुक वाला कहना चाहता है इस प्रकार से फंक्शन डिफाइंड है। मैंने कहा किस प्रकार से, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस एक्स। इस प्रकार से आपका कोई फंक्शन, आपका ये वाला फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। मैंने कहा फंक्शन का डोमेन पता है, फंक्शन का कोडोमेन पता है, और फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड है ये भी पता है। मैंने कहा इतनी बात गिवन में आ गई, ये बातें तो हमें गिवन है। मैंने कहा बिल्कुल ये बातें तो गिवन है। बोलता प्रूफ क्या करवाना चाहता है, बोलता रीड करना पड़ेगा, क्वेश्चन आ गया। तो मैंने कहा रीड करो। बुक वाला कहना चाहता है एक तो प्रूफ करो क्या ये आपका फंक्शन 1 1 फंक्शन है क्या, एक तो आपका ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है क्या, और एक आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन है क्या। एक आपका फंक्शन 1 1 फंक्शन है क्या, और एक आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन है क्या। ये बुक वाला हमसे क्या करवाना चाहता है, प्रूफ करवाना चाहता है। मैंने कहा 1 1 प्रूफ करने का तरीका जो आपकी बुक के अंदर दिया गया है वो ये दिया गया है। मैंने कहा क्या दिया गया है, आपकी बुक के अंदर तरीका दिया गया है, fx1 बराबर क्या लेके चलते हैं, fx2, और कैसे भी जुगाड़ लगा के x1 बराबर क्या लाने की कोशिश करते हैं, x2। अगर हम ऐसा लाने की कोशिश कर पाते हैं तब तो हमारा दिया गया फंक्शन 1 1 फंक्शन हो जाता है, अदरवाइज हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होता है। लेकिन मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल करवाए हैं, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए हैं, एक भी इसी प्रकार से नहीं करवाया। हालांकि आपको समझाया जरूर एक दो करवा के, फिर बोला आपने कैसे करवाया, मैंने सारे आपको एरो डायग्राम से करवाए। सारे 1 1 मैनी 1 ऑन 2 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन किससे करवाए, एरो डायग्राम से। मैंने कहा इससे आपको ये बात तो पता चल जाती, लेकिन 1 1 का रियल मीनिंग आपको पता नहीं चलता। 1 1 का रियल मीनिंग क्या होता है, और 1 1 का रियल मीनिंग तो आपको एरो डायग्राम से ही समझ में आ सकता है। तो मैंने कहा ये बात भी मुझे एरो डायग्राम से समझाओ, जब सारी बात एरो डायग्राम से समझाइए तो मैंने कहा ये लो इसको भी एरो डायग्राम से समझा देते हैं। ये आर, मैंने कहा इस सेट का कुछ नाम है क्या, मैंने कहा इस सेट का तो कुछ नाम नहीं है। इस सेट को मैं एक बार के लिए ए बोल दूं, कोई दिक्कत है, इस सेट का बुक वाले ने कोई भी पर्टिकुलर नेम नहीं दिया तो इसको हम ए बोल दें। मैंने कहा इसको ए बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ए बोल दिया, और यहाँ पे लगा दिया एफ यानी कि फंक्शन। मैंने कहा यहाँ पे पूरे रियल नंबर आएंगे, बिल्कुल 0 1 2 3 और भी आ जाएंगे, 0 और 1 के बीच की वैल्यू भी आएंगी, 1 और 2 के बीच की, मतलब सारी रियल नंबर आएंगे। बस हम लोग इसको बना नहीं सकते, सारे रियल नंबर इसके बीच में लिखे नहीं जा सकते ना, इसलिए मोटे मोटे नंबर लिख लिए। बोलते इसके अंदर क्या क्या आएंगे, तो मैंने कहा इसके अंदर 1 और -1 के बीच की वैल्यूज आएंगी, सिर्फ 1 और -1 के बीच की वैल्यूज आएंगी। क्या 1 आएगा क्या, मैंने कहा 1 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लग रहा। मैंने कहा -1 आएगा क्या, मैंने कहा -1 भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे भी किसका साइन नहीं लग रहा, इक्वल का। मैंने कहा इतनी बात समझ में आ गई क्या, मैंने कहा समझ में आ गई। तो मैंने कहा आएंगे कौन कौन से, जैसे कि 0 आएगा, 1/4 आएगा, 1/2 आएगा, -1/4 आएगा, -1/2 आएगा। -1/4 का मतलब 0.025, 1/2 का मतलब 0.5। अब भाई 0.5 1 से छोटा ही तो है। मैंने कहा ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने कहा इतनी समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। अब एक वैल्यू पुट करने पर एक आंसर आए, दूसरी वैल्यू पुट करने पे दूसरा आंसर आए, तीसरी वैल्यू पुट करने पे तीसरा आंसर आए, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन। तो देखते हैं x, ये हमारा fx रहा, fx कितना है, x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। एक बार x की जगह मैं 0 पुट करता हूं, तो 0 अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 पुट करने पे आंसर कितना आ रहा है, 0। एक बार मैं x की जगह 1 पुट करता हूं, 1 अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। 1 पुट करने पे आंसर कितना आ रहा है, 1/2। एक बार के लिए मैं 2 पुट करता हूं, 2 पुट करोगे तो 2, 1 प्लस मॉड्यूलस 2, 2 अपॉन 3, और 2 में 3 का डिवाइड करो, 0.0, 3 6 18, 0.6। क्या 0.6 कहीं ना कहीं यहां पे मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 0.6 1 से लेस देन है नहीं है। मैंने कहा 1 से लेस देन है, तो 2 किस पे मैप करेगा, इस पे।
2 किस पे मैप करेगा, इस पे मैप करेगा। मैंने कहा बिल्कुल कहानी समझ में आ गई। बोलते एक काम और करके दिखाओ, और वैल्यू रखो। मैंने कहा और भी रख लो, -1 रखो, -1 f -1 रखोगे तो -1 ऊपर आएगा, नीचे 1 प्लस मॉड्यूलस -1, ऊपर -1 नीचे 1 प्लस 1, तो कितना आएगा -1/2। -1 रखने पे कितना, -1/2। मैंने आपको 4 वैल्यूज रख के बताई, एक वैल्यू रखने पे एक आंसर, दूसरी वैल्यू रखने पे दूसरा आंसर, तीसरी वैल्यू रखने पे तीसरा, चौथी वैल्यू रखने पे कोई भी ऐसा है मिला क्या 2 वैल्यू रखने पे एक आंसर आ जाए। मैंने कहा ऐसा नहीं हो रहा, एक एलिमेंट रखने पे एक आंसर आ रहा है, दूसरा एलिमेंट रखने पे दूसरा अलग आंसर आ रहा है, तो कौन सा फंक्शन ऐसा होता है। मैंने कहा ऐसा तो 1-1 फंक्शन ही होता है। तो आपके सामने क्या ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है, नहीं है? क्या आपके सामने ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है, नहीं है? मैंने कहा 1-1 फंक्शन तो है। हमने 4 वैल्यू रखी, आप घर पे 6 वैल्यू और रख के देखना, कोई भी रियल नंबर रख के देखना, इधर कोई ना कोई अलग ही आंसर आएगा, और 1 से -1 के बीच में आएगा, तो वो फंक्शन 1-1 होगा, नहीं होगा? मैंने कहा 100% वो फंक्शन क्या होगा, 1-1। बोलते मुझे 1-1 की कहानी तो समझ में आ गई, मजे की बात तो ये कि मुझे ऑन टू समझाओ। मैंने कहा ऑन टू के लिए मेरी रेंज और मेरा कोडोमेन सेम होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन। मैंने कहा रेंज और कोडोमेन मुझे सेम है क्या? क्या 1/4 इधर कहीं ना कहीं तीर से मिलेगा क्या? क्या 1/4 इधर तीर से मिलेगा क्या? x की जगह मैं कितना रखूं कि मुझे 1/4 मिले? x की जगह मैं कितना रखूं कि मुझे कितना मिले, 1/4। तो x की जगह मैं कितना रखूं कि मुझे रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, 1/4 मिलना चाहिए। x की जगह मैं कितना रखूं कि मुझे 1/4 मिले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x = 1 + x, 4x - x = 1, 3x = 1, x = 1/3। तो यहां पे कहीं ना कहीं 1/3 कोई ना कोई रियल 1/3 रियल नंबर है, नहीं है? 1/3 रियल नंबर है, तो x की जगह अगर मैं 1/3 रखूंगा तो मेरी एरो किसकी तरफ चली जाएगी, 1/4 की तरफ। किसकी तरफ? और x की जगह अगर मैं -1/3 रखूंगा तो मेरी वैल्यू किसकी तरफ चली जाएगी, -1/4 की तरफ। किसकी तरफ चली जाएगी, -1/4 की तरफ। मतलब आप ध्यान से अगर देखने की कोशिश करो तो इसका कोडोमेन और इसकी रेंज सेम आ रही है, इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो उधर से कनेक्ट नहीं होगा, यानी कि इधर के इस साइड के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट आर के अंदर हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलेगा मतलब इसकी रेंज और इसका कोडोमेन, इसकी रेंज और इसका कोडोमेन आपस में क्या है, इक्वल। और इसकी रेंज और कोडोमेन जिसका आपस में इक्वल होता है वो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। वो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। और मैंने आपको एग्जांपल ले लेके समझा दिया। आपकी बुक वाला 1-1 प्रूफ करने के लिए क्या करता है, fx1 = fx2 लेके चलता है। मैं वो तरीका और बता देता हूं आपको, वो तरीका और बता देता हूं। देखो बुक वाला क्या करता है, हमारा फंक्शन ये है, fx = 1 + मॉड्यूलस ऑफ x, ये हमारा फंक्शन। मैंने मान लिया कि x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है एक बार, तो हमारा फंक्शन अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या हमारा फंक्शन इसके अंदर कन्वर्ट होगा, नहीं होगा? इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब बुक वाला चाहता है इसको 1-1 दिखाएं, तो मैंने कहा 1-1 दिखाने के लिए हम एक काम करते हैं, fx1 = क्या लेके चलते हैं, fx2। मैंने कहा fx1 का मतलब x1/1 + x1, 1 + x1 सॉरी, fx2 का मतलब x2/1 + x2। मैंने कहा आप क्या करोगे, मैंने कहा आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या कर सकते हैं, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, बोलते क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 + x1। मैंने कहा अब क्या करोगे, अब अंदर मल्टीप्लाई करो, x1 + x1 x2, x2 + x2 x1। मैंने कहा इससे ये कैंसिल हो गया, और x1 बराबर क्या आ गया, x2। मैंने कहा हमने fx1 = fx2 लेके चले थे, और x1 बराबर क्या दिखा दिया, x2। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, 1-1। आपकी बुक वाले इस तरीके से 1-1 प्रूफ करते हैं। हालांकि अगर आपको एरो डायग्राम से 1-1 फंक्शन की नॉलेज है तो आप एग्जाम में इस पैटर्न से करके आए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, ये पैटर्न सही है 1-1 प्रूफ करने का, ये तरीका सही है। लेकिन ये तरीका तब सही है जब आपको 1-1 का रियल मीनिंग पता हो। आपको 1-1 का रियल मीनिंग पता ही नहीं है, बस आपने एक दिमाग में बना लिया कि 1-1 बुक वाले ने पूछा है मतलब ये काम करना है, बस। 1-1 क्या चीज है, 1-1 फंक्शन होता है क्या, हमें समझ ही नहीं है।
बस बुक वाले ने 1 1 पूछा है, मतलब ये काम करना है। और आप अपने फ्रेंड्स से कंपेयर करके देख लेना, अधिकतर बच्चों को ऑन टू फंक्शन क्या होता है पता ही नहीं है। आप अपने फ्रेंड से पूछ के देखना ऑन टू फंक्शन का रियल मीनिंग क्या है, बस उनको पता है ऑन टू फंक्शन के लिए कुछ नहीं करते, इसको दिए गए फंक्शन को किसके इक्वल कर देते हैं, इसके इक्वल कर देते हैं, और कैसे भी जुगाड़ लगा के एक्स की वैल्यू निकालने की क्या करते हैं कोशिश, और एक्स की वैल्यू जो आती है उसके बाद बोल देते हैं कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। बस किसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं, एक्स की वैल्यू किसकी टर्म में निकालने की कोशिश करेंगे, वाई की टर्म में, और बोल दिया जाता है कि फंक्शन क्या है, ऑन टू। बस ऑन टू फंक्शन का रियल मीनिंग ये होता है कि कोडोमेन और रेंज आपकी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि सेट बी के अंदर दूसरे सेट के अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलना बचना चाहिए जिसके कॉरस्पॉन्डिंग सेट ए के अंदर हमें एलिमेंट नहीं मिले, ये होता है। तो ठीक है, और इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज के अंदर दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपकी एक्सरसाइज के अंदर दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिसलेनियस के अंदर हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट। बुक वाले ने पूछा था क्या ये आपका फंक्शन 1 1 फंक्शन है क्या, मैंने कहा बिल्कुल हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन है। क्या आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन है क्या, मैंने कहा बिल्कुल हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये लो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए सॉल्यूशन। मैंने कहा बुक वाला क्या कहना चाहता है, बुक वाला कुछ नहीं कहना चाहता, पहले तो एक फंक्शन लो। मैंने कहा फंक्शन ले लिया, इस फंक्शन का डोमेन कितना आर, इस फंक्शन का कोडोमेन कितना आर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, फंक्शन डिफाइंड कैसे है, तो बुक वाला बोलता है इसकी भी टेंशन मत लो, फंक्शन डिफाइंड कैसे है मैं खुद बता देता हूं। फंक्शन डिफाइंड है ऐसे, ये बातें तो गिवन में। मैंने कहा बुक वाले ने पूछा क्या है, बुक वाला पूछना चाहता है क्या आपका फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है क्या। मैंने कहा ये इंजेक्टिव क्या चीज आ गई, मैंने तो 1 1 सुने थे, ऑन टू सुने थे, मैनी 1 सुने थे। मैंने कहा याद करने की कोशिश करो, मैंने बताया था इंजेक्टिव किसका दूसरा नाम है, 1 1 का। इंजेक्टिव किसका दूसरा नाम है, 1 1 का। मतलब कुल मिला के बुक वाला पूछना चाहता है क्या आपका फंक्शन 1 1 फंक्शन है क्या। बुक वाला पूछना चाहता है क्या आपका फंक्शन कुल मिला के 1 1 है क्या। मैंने कहा 1 1 के लिए मुझे तो एरो डायग्राम ही आता है, दूसरा तरीका आता नहीं है। तो बोलते हैं एरो डायग्राम आता है, तो एरो डायग्राम से बता दो। मैंने कहा बिल्कुल बता देंगे एरो डायग्राम से। रियल नंबर 0 1 2 3 4, कोई जरूरी नहीं आप यहां तक लो, आप आगे भी ले सकते हो। मैंने कहा एक वैल्यू रखने पे एक आंसर आ जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 0 रखोगे, 0 का क्यूब मतलब 0, 1 रखोगे, 1 का क्यूब यानी कि 1, 2 रखोगे, 2 का क्यूब 8। मैंने कहा 8 इसमें नजर तो नहीं आ रहा भाई, नजर आने से क्या है, रियल नंबर होता है नहीं होता 8, ये तो हम इतने से डब्बे में बना नहीं सकते थे, इसलिए मैंने बनाया नहीं। 3 रखोगे, 3 का क्यूब यानी कि 27। मैंने कहा 27 भी होगा, मैंने कहा बिल्कुल 27 भी होगा इस डब्बे के अंदर, इस सेट के अंदर। मतलब -1 रखोगे, मैंने कहा -1 भी रख देते हैं, -1 रखने में हमें कहाँ दिक्कत आएगी, -1। मैंने कहा -2 रखोगे, -8, -2 रखने पे -8। एक वैल्यू रखने पे एक आंसर आ रहा है, क्या अलग अलग आंसर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हर बार। मैंने कहा हर बार अलग अलग आंसर आ रहे हैं, यूनिक इमेज आ रही है, मतलब हर बार अलग अलग आंसर आने का मतलब यूनिक इमेज। क्या यूनिक इमेज आ रही है, मैंने कहा बिल्कुल यूनिक इमेज आ रही है। तो आपका फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1 1। बुक वाले ने पूछा था 1 1 फंक्शन है क्या, मैंने कहा बिल्कुल 1 1 फंक्शन है। बोलता बुक वाले कैसे करता होगा, मैंने कहा बुक वाले का तरीका तो बहुत आसान है। मैंने कहा कैसे आसान है वो और बता दो 1 मिनट में। मैंने कहा ये लो, बुक वाला तो कुछ ही नहीं करता, fx1 बराबर क्या लेके चलता है, fx2। मैंने कहा fx1 मतलब x1 का होल क्यूब और fx2 मतलब x2 का होल क्यूब, दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं तो x1 बराबर क्या जाएगा, x2। हम fx1 बराबर fx2 लेके चले और x1 बराबर क्या लाके दिखा दिए, x2। तो हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, 1 1। और बुक वाला यही पूछना चाहता था कि आपका फंक्शन 1 1 फंक्शन है क्या। देख लो आपके सामने हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन है। अब मैं एक चीज आपको होमवर्क के लिए देता हूं, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, जितने भी बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में अब भी बताएंगे, अगर दो हाथ तो आज बता सकते हैं
क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है? क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है? जितने भी बच्चे वीडियो हमारी देख रहे हैं सभी कमेंट बॉक्स में बताएं क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। और कमेंट आपको जरूर करेंगे, जिसको समझ में आता है वो भी कमेंट करेंगे, जिसको नहीं आता है वो पूछेंगे सर हमें समझ में नहीं आया बताओ। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे की तरफ चलते हैं, शेयर कर देना ना भाई लिंक को ना। चलो ये देखते हैं, चलो भाई सॉल्यूशन। बुक वाला कहना चाहता है कि आपको एक सेट एक्स लेना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एक सेट एक्स ले लिया। बोलते हैं फिर आपको एक पी एक्स लेना है। मैंने कहा ये पी एक्स क्या होता है? पी एक्स तो मैंने नाम ही पहली बार सुना है। मैंने कहा पी एक्स का नाम पहली बार नहीं सुना, आप 11th क्लास में सुन के आए हो पावर सेट। पी एक्स का मतलब होता है पावर सेट। मैंने कहा पावर सेट क्या चीज होती है, मैं तो भूल गया, पावर सेट तो मुझे याद ही नहीं आ पा रहा। मैंने कहा पावर सेट बता देते हैं। मान लो आपके पास एक सेट एक्स है और उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8। मैंने कहा टोटल सबसेट बनेंगे कौन कौन से? 8 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? मैंने कहा बना के बता देते हैं। 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और एक 5। मैंने कहा 8 बन गए। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज सेट टू बी पावर सेट। इस सेट के सारे सबसेट का जो सेट होगा उस सेट को पावर सेट कहा जाता है। मतलब P ऑफ X के अंदर कितने एलिमेंट आने वाले हैं? 8 एलिमेंट। और वो भी कौन कौन से? ये सारे। मेरे पास आगे जगह नहीं, मैं इस तरफ लिख देता हूं। सॉरी 4 कहां से आ गया? ये लो, पावर सेट समझ में आ गया सबको? पहली बात तो पेपर में आपसे पावर सेट ही पूछा जा सकता है कि पावर सेट को P ऑफ X रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि X का पावर सेट है ये। किसका पावर सेट है? X का, इसीलिए P लगाया है। पावर सेट की डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज सेट टू बी पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। किसी भी सेट के सभी सबसेट्स का जो सेट होता है उस सेट को पावर सेट कहा जाता है। मैंने कहा पावर सेट, तो मुझे कहानी समझ में आ गई और एग्जांपल से और कहानी समझ में आ गई। आपने बता दिया, मैंने कहा येलो बता दिया, तो इसको भगाओ। मैंने कहा ठीक। ठीक, आगे बुक वाला क्या बोलता है? आगे बुक वाला कहना चाहता है कि आपको एक रिलेशन बनाना है, लेकिन रिलेशन इस बार पावर सेट के ऊपर बनाना है। रिलेशन किसके ऊपर बनाना है? पावर सेट के ऊपर। रिलेशन बनाने के लिए हमें सेट की रिक्वायरमेंट रहती है ना, तो रिक्वायरमेंट रहती है तो अभी तक हम नॉर्मल सेट काम में लिया करते थे। बुक वाला कहना चाहता है कि इस बार जो रिलेशन बनाओगे इसके ऊपर नहीं बनाना भाई। रिलेशन के अंदर एलिमेंट इसके अंदर से नहीं लेने, इस बार रिलेशन के अंदर एलिमेंट लेने इसके अंदर से, पावर सेट में से। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन के अंदर से इसके अंदर से ले लेंगे। बोलते रिलेशन के अंदर एलिमेंट आप लोगे पावर सेट में से लेने हैं। मैंने कहा ले लेंगे। बोले पावर सेट में से कौन से लें? बोले पावर सेट में से 2 एलिमेंट लो, एक ए लो और एक बी लो। मैंने कहा रिलेशन के अंदर तो हमेशा एलिमेंट जाते हैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। मैंने कहा बिल्कुल। वो बोलता है कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे होने चाहिए? मैंने कहा ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होने चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ए सबसेट किसका हो? बी का। रिलेशन के अंदर इस टाइप के एलिमेंट जाएंगे। रिलेशन के अंदर इसमें से कोई भी ए और बी चले जाएंगे, और ए और बी क्या होंगे? जिसमें ए सबसेट किसका होगा? बी का। मैंने कहा इतनी बात तो समझ में आ गई। बोलता बुक वाला पूछना क्या चाहता है? मैंने कहा बुक वाला पूछना चाहता है क्या आपका रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्या आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है? क्या आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? मतलब हमें रिफ्लेक्सिव बताना है, मतलब हमें सिमेट्रिक बताना है,
और मतलब हमें ट्रांजिटिव बताना है। कुल मिला के हमें 3 बातें प्रूफ करनी होंगी, एक रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव। मैंने कहा ये तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो गया, बोला कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक काम किया, आर के अंदर है ना ए की वैल्यू तो ले ली है, इसमें से तो लेने हैं ए और बी, पावर सेट में से तो रिलेशन बनाना है। मैंने ए की वैल्यू ले ली है एक बार के लिए, और बी की वैल्यू ले ली एक बार के लिए, कुछ भी ले सकते हो आप ए और बी। मुझे एक बात बताओ, क्या रिलेशन के अंदर ये जाएंगे क्या? मैंने कहा रिलेशन के अंदर 2,3 जाएगा। मैंने कहा आपको कैसे पता चला ये एलिमेंट इसके अंदर जाएगा? मैंने कहा सही से लिखो, एक बार पेन हैंग करता है, फिर से लिखो। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में लिखना है। मैंने कहा ऑर्डर्ड पेयर 2, 2, 3। बोलता आपको कैसे पता चला कि ये एलिमेंट रिलेशन के अंदर जाएगा? मैंने कहा मुझे ये एलिमेंट रिलेशन के अंदर जाएगा ऐसे पता चला क्योंकि ये जो ए है ना ये बी का सबसेट है, और जो ए बी के सबसेट होते हैं वो सारे रिलेशन के अंदर जाएंगे। मैंने कहा रिलेशन के अंदर एक तो ये चला गया, क्या रिलेशन के अंदर ये और ये जाएगा क्या? ये और ये, मैंने कहा जाएगा क्योंकि इसका इसका सबसेट है। क्या रिलेशन के अंदर ये और इसका पेयर जाएगा क्या? इसका और इसका पेयर, 3 का और 1 का? मैंने कहा नहीं जाएगा, 3 का और 1 का पेयर रिलेशन के अंदर जा ही नहीं सकता। बोलते क्यों? क्योंकि 1 3 का सबसेट है क्या? मैंने कहा ठीक है। तो रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे? मुझे थोड़ी बहुत कहानी समझ में आ गई। बोलते थोड़ी बहुत तो कहानी समझ में आ गई। मैंने कहा अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? मैंने कहा रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहे हो आप? एक बार बोर्ड थोड़ा छोटा कर लेता हूं। नया पेज ही ओपन कर लेता हूं, रुको एक बार, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, रुको एक बार। नया पेज ओपन कर लेता हूं। इधर देखो, रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा है बुक वाला। किसकी बात कर रहा है? रिफ्लेक्सिव की। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव बनने के लिए रिलेशन के अंदर क्या इस टाइप के एलिमेंट जाएंगे क्या? इस टाइप के, क्या रिलेशन के अंदर इस टाइप के एलिमेंट जाएंगे क्या? क्या रिलेशन के अंदर इस टाइप के एलिमेंट जाएंगे क्या? मैंने कहा रिलेशन के अंदर इस टाइप के एलिमेंट जाएंगे। बोलते कैसे पता लगा? मैंने कहा क्या ये इसका सबसेट है? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये लाइन याद आ रही है नहीं आ रही? कोई भी सेट हमेशा स्वयं का सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो क्या ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट आर के अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैंने कहा ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट आर के अंदर जाएंगे क्योंकि हम एक लाइन जानते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो भाई ये जाएंगे। इसका मतलब हमारा आर रिफ्लेक्सिव तो है। हमारा आर क्या है? रिफ्लेक्सिव। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव तो समझ में आ गया। ट्रांजिटिव बताओ, ट्रांजिटिव। मैंने कहा ट्रांजिटिव बता देते हैं। अभी मैंने आपको बोला आर के अंदर हमारा एक एलिमेंट है। मैंने कहा कौन सा? ये आर के अंदर है एक एलिमेंट, क्योंकि 2 सबसेट बन रहा था इसका। तो क्या मुझे एक बात बताओ, क्या ये एलिमेंट आर के अंदर जाएगा क्या? ये वाला एलिमेंट? मैंने कहा ये एलिमेंट नहीं जाएगा। ए बी आर के अंदर है, तो क्या बी और ए बी आर के अंदर होगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2,3 क्या 2 के सबसेट है क्या? 2,3 2 का सबसेट है क्या? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल भी नहीं है तो ये एलिमेंट आर के अंदर नहीं जाएगा। यानी कि ए कोमा बी तो आर के अंदर जा रहा है, ए कोमा बी तो किसके अंदर जा रहा है? आर के अंदर। लेकिन बट बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग इन द सेट आर, डज नॉट बिलोंग इन द सेट आर। तो इसका मतलब हमारा रिलेशन क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है।
हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हम लोग जानते हैं एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और सिमेट्रिक क्यों नहीं है मैंने एग्जांपल लेके आपको बता दिया। अब बात आती है ट्रांजिटिव की, मैंने कहा ट्रांजिटिव और बता देते हैं। ट्रांजिटिव और बता देते हैं। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, क्या आर के अंदर ये एलिमेंट जाएगा? मैंने कहा आर के अंदर ये एलिमेंट जाएगा क्योंकि ये इसका सबसेट है। मैंने कहा आर के अंदर ये जाएगा क्या? मैंने कहा आर के अंदर ये भी जाएगा क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो मैं इसको एक बार के लिए ए बोल देता हूं, इसको बी, इसको बी और इसको सी। तो हमारा ए कोमा बी किसके अंदर है? आर के अंदर। और हमारा बी कोमा सी भी किसके अंदर है? आर के अंदर। अब अगर ए कोमा सी भी आर के अंदर चला जाए तब तो हमारा काम हो जाएगा, तब तो ट्रांजिटिव बन जाएगा। यही होती है ट्रांजिटिव की। ए कोमा सी, और ए कोमा सी क्या बनेगा? 2, और सी क्या है? 1 2 3। तो क्या ये आर के अंदर जाएगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल जाएगा क्योंकि 2 इसका क्या है? सबसेट है। 2 इसका क्या है? सबसेट है। तो क्या ये आर के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा? मैंने कहा 100% जाएगा। तो ए बी आर के अंदर है, बी सी आर के अंदर है, तो क्या ए सी आर के अंदर है या नहीं है? ए सी, मैंने कहा ए सी भी आर के अंदर है। और इस प्रकार से आपका रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव। तो हमारा जो पावर सेट के ऊपर एक रिलेशन दिया गया था, जो देख लो ठीक है, इसको पावर सेट के ऊपर हमारा जो रिलेशन दिया गया था, ये हमारा पावर सेट है। इस पावर सेट के ऊपर एक रिलेशन दिया गया था। मैंने कहा रिलेशन डिफाइंड किस प्रकार से था? इंपॉर्टेंट बात ये है, इस प्रकार से डिफाइंड था। मतलब रिलेशन के अंदर ए और बी दो एलिमेंट जाएंगे। दो कौन से जाएंगे? जिसमें ए सबसेट किसका होगा? बी का। वही ए और बी जाएंगे जिसमें ए किसका सबसेट होगा? बी का। ये थोड़ा हैंग कर रहा है, निकालते। वही ए और बी जाएंगे जिसमें ए किसका सबसेट होगा? बी का। तो हमने रिलेशन बना लिया। रिलेशन बनाने के बाद बुक वाले ने पूछा, रिलेशन बना लिया, बुक वाले ने पूछा क्या आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? मैंने कहा ये तो मुझे चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, सिमेट्रिक दिखाना होगा और ट्रांजिटिव। मैंने आपको एग्जांपल ले लेके बताया हमारा रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। और रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि इस टाइप के सारे एलिमेंट आर के अंदर जाएंगे। कोई भी सेट खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि ए कोमा बी तो आर के अंदर जा रहा है, लेकिन बी कोमा ए आर के अंदर नहीं जा रहा, इसलिए हमारा रिलेशन क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव क्यों है? मैंने कहा ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि ए कोमा बी आर के अंदर है, बी कोमा सी बी आर के अंदर है, और ए कोमा सी बी किसके अंदर जा रहा है? आर के अंदर। तो क्या ट्रांजिटिव की यही कंडीशन होती है? क्या? मैंने कहा बिल्कुल ट्रांजिटिव की यही कंडीशन होती है। और इस प्रकार से हमारा जो रिलेशन है वो क्या है? इस प्रकार से हमारा रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। और इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज के अंदर दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, जो मेरे अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी क्या होता है? कंप्लीट। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज के अंदर टोटल 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 4 क्वेश्चन और बचे हैं। ये हम कल की क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। और कल की क्लास के अंदर जैसे ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं, हमारी क्लास 12th का यानी कि आपके बोर्ड का एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक आपके जो बेस का काम करेगा वो चैप्टर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 22 लेक्चर्स के अंदर हो रहा है। स्कूल के अंदर भी इससे कम टाइम तो नहीं लगता होगा, हो सकता है 2-4 दिन कम लग जाए। और 2-4 दिन अगर आपको ज्यादा लगे हैं तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, मेरी बात को विश्वास में रखना। इसी के साथ यदि अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आप लोगों के लिए यूजफुल है, हम आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आप कम से कम एक बच्चे को शेयर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें, और इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।